स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की। झारखंड में राहुल गांधी और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे पर जमकर बरसे और मुद्दा आदिवासियों के इर्द गिर्द रहा। एक का कहना है कि आदिवासियों को कुछ नहीं मिला, दूसरा उन्होंने ये भी कहा मोदी जी ने कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे और साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरा राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजों की तरह भाजपा काम कर रही है और वनवासियों को, आदिवासियों को वनवासी रखना चाहती है, उनकी जमीन पर उद्योगपतियों को पनपाना चाहती है जैसे अंग्रेज कर रहे थे। खैर चलिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे तमाम चीजें जो हमारा मजमून है उसको। हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं। भाजपा से अटल खंडेलवाल साहब हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में है। किसने क्या कहा यह भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंग्रेजों की तरह भाजपा काम कर रही है, आदिवासियों की जमीन उन्हें वनवासी कह करके उनकी जमीनों पे उद्यमियों का कब्जा कराना चाह रही है और वहां के लोगों को रोजगार नहीं दे रही। कोई इस तरह की महज एक आरोप है या फिर इसकी कुछ सच्चाई है? देखिए, इसके इस आरोप की पृष्ठभूमि में जाने से ही पता चलेगा कि एक्चुअली मोदी जी आदिवासियों को वनवासी कहकर उनको वनवासी बता रहे हैं, जबकि आदिकाल से जो इन जल जंगल और जमीन पे जिनका एकाधिकार रहा है या अधिकार रहा है वो है आदिवासी, जो सबसे लंबे समय से देश के मतलब जब से हमारी सभ्यता बनी है तब से ये लोग मतलब इन जल जंगल जमीन पर इनका वास रहा है और इन्होंने कभी भी फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि आपको पता होगा लगातार 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक इन तमाम आदिवासी राज्यों में, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, लाखों आदिवासी परिवारों को विकास के नाम पे विस्थापित किया गया। मैं इसमें एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि झारखंड के गौड़ा के अंदर जो अडानी ने मतलब थर्मल प्लांट लगाया, उसकी बिजली जो कि वो मतलब बांग्लादेश को बेचते हैं, उसके लिए मतलब लाखों हेक्टेयर जमीन जिस तरीके से अधिकृत की गई और उनको वहां से विस्थापित किया गया, जो कि जमीन जो मतलब बिजली पूरी तरीके से बांग्लादेश को बेची जाती है, उसके लिए झारखंड के आदिवासियों को विस्थापित किया गया। चाहे हंसदेव आरण्य की बात हो, चाहे पारसा हंसदेव जो हमारा कोल फील्ड जिसको दिया गया, जबकि 2009 के अंदर पर्यावरण मंत्रालय ने उसको सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया था। उसके बाद में जिस तरीके से सरकार बनने के बाद में पर्यावरण मंत्रालय ने वहां पर कोल खनन की माइनिंग की अप्रूवल दी, जिसके अंदर वो अडानी को कोल ब्लॉक मिले हुए हैं। तो आज यहाँ पे कहने की बात है कि मोदी जी लगातार ये वनवासी कहकर आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के या कॉर्पोरेट्स को मतलब आदिवासियों की जमीनें छीन कर उनको विकास कार्यों के नाम पर दी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस ने हमेशा से ही, चाहे वन अधिकार देने की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड बिल लाने की बात हो, तब भी हमेशा से ये कोशिश की और केंद्र सरकार ने इस सरना कोड बिल को भी रोके रखा बरसों से। अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आदिवासी देखिए, वैसे तो सभी वर्गों को छूने की, उनकी योजनाओं को लागू कराने की, उनके हितों की रक्षा करना और उनके लिए उनका सम्मान रहे, सामाजिक सम्मान रहे, आर्थिक उत्थान हो, तमाम सरकारों को सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि वर्तमान सरकार ने तो बिल्कुल ही आदिवासियों को एकदम दरकिनार किया है, उनकी जमीनों पर निगाहें हैं और पूंजीपति मित्रों को उस पर पनपाना चाह रही हैं। ये इलेक्शन का मेन एजेंडा है, झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो चलिए, अब क्या भरोसा कैसे किया जाए? जैसे मेरा इनसे भी सवाल था कि ये महज एक आरोप है कि, तो आपसे भी पूछना चाहूंगा, आरोप है ये केवल या इसकी सच्चाई है? और अगर 10 साल आपके पास में समय था तो इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए? योगेंद्र जी, आप देखिए, ये केवल आरोप ही नहीं, ये फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, जनता के साथ भरमाते हैं। आप संविधान खतरे में, पिछली बार आपको पता है कि संविधान खतरे में था, आरक्षण हटा देंगे ये नारा था। और जहाँ तक आदिवासियों की को कह रहे हैं कि ये कि सब आदिवासियों की ज़मीन बिजनेसमैन्स को दे रहे हैं, तो 60 सालों के अंदर जो कांग्रेस ने इतने सारे इटालियन और यूरोपियन बिजनेसमैन आए और उनको फैक्ट्रियों के लिए ज़मीन दी,
वो तो क्या गांधी परिवार की थी या वाड्रा फैमिली ने अपनी जमीन को सुपुर्द किया था क्या? तो बेसिकली बात ये है कि हमें तो सभी का ध्यान रखना है। हमारे अगर आदिवासियों का कांग्रेस ने अगर ध्यान रखा होता तो वो आज पनप जाते, क्यों नहीं पनपे वो? क्यों उनके वो अपनी बेसिक जो चीजें हैं उनसे वंचित रहे? इशू यहाँ ये है कि कांग्रेस केवल भरमाने की राजनीति करती है। आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाएगी, ओबीसी जातियों को ओबीसी जातियों से लड़वाएगी, कहीं पर पंथ को, कहीं क्षेत्र पे, कहीं भाषाओं पे ये लड़वाने का काम कर रहे हैं। और उनका कोई उत्थान का, डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं। योगेंद्र जी, अगर डेवलपमेंट अगर ये बहुत करते और जनता को दिखता, तो जैसे जैसे भारत में एजुकेशन आता चला गया, कांग्रेस क्यों किनारे होती चली गई? आप बताओ, वीर सावरकर महाराष्ट्र के, जिन्होंने अपनी इतनी मतलब एक तरीके से बलिदान दिया, इतनी यातनाएं सही, किसके लिए सही? भारत देश के लिए। महाराष्ट्र के उस व्यक्ति को ये अपमानित करते रहते हैं। आप ये भी बताइए कि ये कहते हैं महाअघाड़ी दल और बाला साहब ठाकरे कि एक शब्द नहीं कह पाते ये उनके लिए। कहे ना उनके लिए कि बाला साहब ठाकरे ने जो महाराष्ट्र के लिए किया वो अतुलनीय है। हम कहते छाती ठोक करके कि भाई बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए जो किया वो वास्तव में हिंदुओं को जोड़ने का काम किया। और जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो उनका एक तरफ इशारा ये है, संगठन में शक्ति होती है और संगठित रहो। और अगर इनको ऐसे ही बांटना है कि सब ये हमारी स्ट्रेटेजी है, तो ये स्ट्रेटेजी मुस्लिम समुदाय में भी करके देखे, बांटे उनकी जातियों को, सिया को सुन्नी से लड़ा दे। और बहुत सारी जातियां हैं, करे ना ऐसा कुछ। लेकिन ये क्यों हिंदुत्व में आकर के ही इस तरह के फसाद करवाते हैं और आरोप मंडते हैं? फॉल्स कमिटमेंट, 8,000 8,500 बेरोजगारों को देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, 5 लाख। चलिए, ये तो बात आपने आरोप लगाई, जैसे उन्होंने लगाया वैसे ही। मैं तो आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, 10 साल हो गए, अभी भी आदिवासी मुद्दे बने हुए हैं। इन्होंने जो किया इन्होंने भुगता। देखिए, लेकिन आप लोग भी उसे एजेंडा बना रहे हो। देखिए, हम एक ही बात, हम कोई एजेंडा नहीं बना रहे, हम वस्तु स्थिति पे काम कर रहे हैं। हम आदिवासी जो लोग हैं, जो कि वंचित हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने, आप जाकर के देखिए, करीब 15-16 योजनाएं उन्होंने दी हैं इनको। अभी राजस्थान के अंदर प्रताप जो स्टेडियम की बात की, वो उन्होंने उसका अभी उद्घाटन भी किया। तो हम बोलते नहीं है, हम करते हैं। और ये जैसे आरोप लगा देते हैं, अरे उद्योगपति भारत के हैं, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, और ये पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। तो क्या बेसिकली बात ये है कि आप सबको साथ लेकर चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे? आप क्यों फूट डालना चाहते हो? फूट डालने की बजाय विकास की राजनीति करो। हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप राष्ट्र प्रथम की दृष्टि रखते हुए और आगे बढ़ते हो तो, या बढ़ाते हो जनता को। जनता के लिए राज है ना, लूट के लिए राज थोड़ी है। और इन्होंने जो उद्योगपति थे, यूनियन कार्बाइड को किसकी जमीन दी इन्होंने? आप बताइए योगेंद्र जी, क्या गांधी खानदान ने अपनी जमीन दी थी क्या? नेहरू जी के तो कपड़े यूरोप से धुल के आते थे। आप सोचो तो सही कि 10 साल के राज में अगर बिजली पहुंच रही है गांव-गांव के अंदर, यदि गैस सिलेंडर पहुंच रहा है, यदि पानी पहुंच रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक चीज समझना चाहूंगा आपसे मैं, अभी भी बीजेपी के नेताओं के स्पीच में कहीं मन से देख लीजिए, अपनी विकास योजना जिस पे भरोसा होना चाहिए, आपने जो काम किया उस पे, उससे ज्यादा राहुल गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, वाड्रा परिवार, ये मुझे लगता है कि ज्यादा, जैसे होता है ना उपजाऊ लैंड है, उसमें जमीन उपजाऊ है तो बीज डाला जाएगा। आप बताओ, संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे, आप बताओ, और संविधान की खाली कॉपी लेकर घूम रहे, क्यों उसमें भरना और नाम किसी और पे लगा देंगे कि संविधान खतरे में है साहब ये लोग। अरे संविधान की खाली कॉपी तो आप लेते हो, क्यों आपने इसको बपोती समझ रखा था भारत को, और उसमें भरना जानते हो?
कि इसमें ये भर देंगे, ये भर नहीं, देंगे, मैं तो ये भर सवाल, देंगे। मेरा सवाल तो पूरा होने दे, जब भी तो उत्तर दोगे। आप सवाल ही पूरा नहीं हो तो मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ, विकास योजनाओं से ज्यादा आपकी पार्टी के नेताओं में डेली सुन रहा हूँ, बीजेपी सुन रहा हूँ, कांग्रेस भी सुन रहा हूँ, सब दलों को तो ये सुन रहा हूं। 4 करोड़ जो ट्रिलियन की ये इकोनॉमी हो रही है और पूरा तो मैं तो विश्व वही कह रहा भारत हूं। की तरफ वो कहां मैं से वही हो कह रही रहा है? वो ट्रांजैक्शन के पैसे कहां से आ रहे मैंने हैं? क्या इतनी कहा गाड़ियां कहां से आ यही रही कह रहा हूं मैं, सबसे बड़ी बात यही है घर कि कहां से आ रहे हैं? आप अगर पूरी बात सुनेंगे तभी तो उत्तर दोगे। मैंने वही कहा कि आपके पास में जो विकास का इतना बड़ा एजेंडा है, तो मैं ये वैसे समझना चाह रहा हूं कि आप लोग विकास के एजेंडे से ज्यादा गांधी परिवार को वहां कोसना, उन पे आरोप लगाना, वो ज्यादा मतलब पसंद आता है। मैं ये समझ नहीं पाया, आपके पास एजेंडा तो उस पर बात करिए। मैं बताता हूं योगेंद्र जी, हम अब किसी भी तरीके से जनता को भ्रमित नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता को भ्रमित करके हमने बहुत खामियाजा भुगता है और इन्होंने आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप इस तरह के जुमले इन्होंने किस तरीके से किए, और ये इन्होंने कर करके, जैसे आज मेरे को तो ये भी आश्चर्य होता है कि ये अल्प जो संख्यक है उनके वोट तो 16% ले जाते हैं। क्या 7 में से 16% सीटें दी क्या इन्होंने, या 200 में से दी थी क्या विधानसभा में? ये वोट तो ले जाते हैं। वहां उनकी स्त्रियां क्यों अशिक्षित रह गई? क्यों वहां अशिक्षा सबसे ज्यादा है? चलिए, मैं तो क्यों जवाब दिलवा रहा हूं। बिजनेसमैन अभी सबसे एक बात कम है वहां पर? अब धैर्य से आप भी जवाब Basic- सुने जवाब सुने। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने सुना कि वजह क्या है कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार को मंचों से बीजेपी कोस रही है? आपने सुना अभी? देखिए योगेंद्र जी, ये एक राजनीतिक मतलब इनका एक डिस्कोर्स है, ये संवाद इस तरीके का बनाना चाहते हैं, नैरेटिव ऐसा बनाना चाहते हैं, जबकि हमने आज तक इनके पूर्व के जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे उप प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे अडवाणी जी रहे हो, चाहे कोई भी इनके नेता रहे हो, हमने कभी भी उनको कोसने का काम नहीं किया, ना ही हम उस चीज की, इस तरीके की राजनीति करते हैं। हम हमेशा विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, उन तमाम वंचित वर्गों की बात करते हैं। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इनकी लगातार 3 बार से या 4 बार से सरकार है। बीच में थोड़े टाइम के लिए कमलनाथ जी सीएम बने थे, उसके बाद वो सरकार भी इन्होंने गिरा दी थी। आज मध्य प्रदेश है ना, आदिवासी उत्पीड़न में नंबर 1 स्टेट है और भाजपा का शासन है पिछले 4 कार्यकाल से। तो आज ये बात हमें समझने की जरूरत है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायक प्रतिनिधि था प्रवेश शुक्ला, उसने एक आदिवासी बच्चे के ऊपर पेशाब किया था, तो वो पूरा का पूरा वीडियो पूरे देश ने देखा था। तो किस तरीके की ये बातें करते हैं, तो आज यहां समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र के अंदर वो तमाम परियोजनाएं जो कि महाराष्ट्र में लगनी चाहिए थी, वो गुजरात लेके चले गए। अरे भाई, वहां पे आपकी सरकार है, वहां पे आपकी मतलब सरकार है, मतलब शिवसेना, एकनाथ शिंदे की और मतलब अजीत पवार की और बीजेपी की, लेकिन फिर भी आपने महाराष्ट्र के साथ में सौतेला व्यवहार किया। इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की परियोजनाएं लेके आप गुजरात के अंदर गए क्यों भाई, इसका जवाब देना पड़ेगा। झारखंड के अंदर जो बिजली उत्पादन आपने किया, आदिवासियों की जमीनें वहां से उनको बेदखल किया, विस्थापित किया, वहां पे बिजली उत्पादन करके आप मतलब बांग्लादेश को बेच रहे हो। अभी आपने अखबार में भी सुना होगा कि अडानी बांग्लादेश सरकार को चेता रहा है कि आप अगर बिजली का पैसा नहीं दोगे तो हम आपकी आपूर्ति बंद कर देंगे। तो आज एक बात बताइए, किसी राज्य के आदिवासियों को विस्थापित करके अगर दूसरे राज्य को, जिस बांग्लादेश को कई बार ये कहते हैं कि हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां बिजली क्यों दे रहे हो भाई? विशुद्ध रूप से आप व्यापारी हैं, आप एक कारोबार करना चाहते हैं, अपने कारोबारी मित्र को कहां पे था, आज 600 नंबर से भी ज्यादा नंबर के ऊपर उसका नंबर था पूरी दुनिया के अंदर, उसको आपने एक टाइम में नंबर 1 का बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरीके से उसको मदद की, चाहे कॉर्पोरेट तरीके से मदद की, चाहे वन दे दिए, संसाधन दे दिए, मोनोपोली बना दी, एकाधिकार बना दिया। चाहे एयरपोर्ट्स की बात हो, सर एक मिनट मैं पूरा कर दूं, चाहे एयरपोर्ट्स की बात हो, चाहे पोर्ट्स की बात हो, चाहे हाईवे की बात हो, चाहे सीमेंट की बात हो, उन तमाम क्षेत्रों में आपने एकाधिकार कर दिया। एकाधिकार होने का मतलब क्या होता है? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब महंगाई। आज यूजर डेवलपमेंट फी के नाम पे हजारों रुपए लगते हैं साहब, एक आदमी की टिकट के ऊपर 1000 रुपया, 1200 रुपए, 1300 रुपए एयरपोर्ट पे यूडीएफ का चार्ज लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि आपने मोनोपोली बढ़ा दी अपने एक पूंजीपति मित्र को पन पाने के लिए। चले, मेरा एक सवाल है, मैं एक बात मेरा जो सवाल इनसे था, जवाब आपको देना है कि मैंने नेहरू गांधी परिवार पे इनसे भी पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। अडानी और अंबानी को आप लोग कोस रहे हो, गवर्नमेंट जहां पे कांग्रेस की है वहां भी अडानी से वो किए जा रहे एग्रीमेंट्स। देखिए अडानी, अशोक गहलोत जी ने नहीं किया। सुनिए मैं आपको बता दूं, अडानी बेसिकली जो एनर्जी सेक्टर का प्लेयर है पूरे देश के अंदर, उन्होंने एनर्जी सेक्टर के अंदर, आपको पता है अडानी पावर सबसे बड़ा इनका वेंचर था। अडानी को पावर सेक्टर में है, उसको महारत है। पावर सेक्टर के अगर
अंदर जाके वो कहीं पे भी कोई एग्रीमेंट करना चाहे या बिजली उत्पादन करना चाहे, चाहे सोलर सेक्टर में आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन अरे भाई उनका एयरपोर्ट का क्या अनुभव है, उनको पोर्ट्स का क्या अनुभव है, उनको सीमेंट का क्या अनुभव है? अगर ये कोई आप उनको दे रहे हो। नहीं, हम गलत नहीं कह रहे ना, हम कह रहे हैं जो नहीं जो उनका सेक्टर है, जो उनका सेक्टर है, आप उनको उन सेक्टर में काम करने दीजिए ना। आप तो सब कुछ दे देंगे, मतलब ये कौन सा तरीका है? आप जो सेक्टर, आज एक बात बताइए, उन्होंने उनको रक्षा उपकरण बनाने का अनुभव है क्या? लेकिन वो रक्षा उपकरण भी बना रहे, क्यों? क्योंकि आपने उनको सपोर्ट किया, आपने कोयले की माइनिंग के लिए तमाम तरीके की जमीनें दे दी उनको। क्यों? क्योंकि वो आपका मित्र है, आपके पूरे चुनाव का खर्चा वो उठाता है, इसलिए आप उनको मदद करते हैं। ये गलत बात है। आप देखिए देश के अंदर तमाम उद्योगपति हैं, चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, चाहे और भी हैं, सिंघानिया हो, चाहे बजाज हो, तमाम तरीके के। आप उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हमारे नेता राहुल गांधी यही तो लगातार एक बात कह रहे हैं कि उद्योग जगत में समानता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को पनपाने के लिए। अडानी और अंबानी से एलर्जी नहीं है उनसे, हमें जो नीतियां है ना इस सरकार की, उस नीतियों से एलर्जी है। आप वो तमाम जो उद्योगपति है, तमाम जो कॉर्पोरेट्स है, उनके लिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा रखिए। प्रतिस्पर्धा नहीं है, आप उठा के एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उनको दे देते, पोर्ट्स पूरे के पूरे एकाधिकार, एयरपोर्ट से पूरा का पूरा एकाधिकार। हम आदिवासियों से बहुत आगे चले गए। मैं योगेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा। आदिवासी मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी उनकी, लेकिन पहले की तरह ये भी नहीं रहा कि एजुकेशन आज आदिवासियों की नहीं हुई है। बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट्स भी हुए, गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, वो चाहे आपस में आरोप लगाते होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जंगलों की इनकी चिंताएं हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ में कई जगह कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आदिवासी केवल एक चुनावी दिखावे के लिए मुद्दा है दोनों पार्टियों के लिए, या वास्तव में कुछ उनका धरातल पे उतर रहा है, उसकी कोई मॉनिटरिंग करता है जाके, कितना बजट एलोकेशन हुआ और उसके बाद में क्या स्थिति है, धरातल पे काम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आज भी आदिवासियों का धर्म परिवर्तन आदिवासियों के बीच, नेक्स्ट जो नक्सलवादी हैं वो उनकी भावनाओं के साथ ही नहीं है, उनकी कमजोरियों का फायदा भी उठाते हैं। चलिए गरीब हैं तो ऐसा क्यों? आज भी अगर आज़ादी के इतने साल बाद महज क्यों लीसी में लड़ रही दोनों पार्टियां, तो आपको नहीं लगता है कि ठगा हुआ महसूस कर रहा आदिवासी की दोनों धोखे में रख रहे हैं? देखिए, पूरे भारतवर्ष की जो आबादी है उसमें से 7.5 से 8% अगर आंकड़े बताते हैं कि वो आदिवासी हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह रह रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का जिक्र होता है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, और अभी फिलहाल जिस तरह से चर्चा चल रही थी झारखंड और यहाँ पर महाराष्ट्र, क्योंकि ये जो मुद्दा छाया हुआ है आदिवासियों का, उन्हें वनवासी कहा जा रहा है, और उस पर जहां देश के प्रधानमंत्री निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर और राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं बीजेपी आरएसएस पर, लेकिन मुख्य एजेंडा इसमें यही होता है कि क्या आज़ादी के 77 साल बाद भी आज भी वहाँ की स्थितियाँ वैसे ही रहेगी? हालांकि धीरे धीरे परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन 77 साल में आया है। पिछली सरकारों ने भी काम किया है, नई सरकार भी काम कर रही है, लेकिन यहाँ अब फोकस है। क्योंकि अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड की विधानसभा की 81 सीटें हैं, उनमें से 1/3 सीट एसटी को रिजर्व है, यानी आदिवासी वहाँ जिनको वोट देगा सरकार उसी की बनेगी, यानी 28 सीटें उससे डिजर्व करती है, उस प्रभावित है उन चीजों से। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो 288 सीटों में से 25 सीटें एसटी को रिजर्व करती हैं, यानी वहां आदिवासियों का होल्ड है। और इस तरह के जो उन आदिवासियों को जो अपने आप में भोले माने जाते हैं और केवल वो आश्वासन पर मान भी जाते हैं, लेकिन केवल अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव के वादे आते हैं और ये वादे केवल चुनावी दौर में ही चलते हैं, बाद में भूल जाते हैं कि देश की 145-40 करोड़ जो आबादी है उनमें से 7 से 8% जो लोग हैं उनका चुनाव के अलावा उनका धनीदौरी कौन है, उनके लिए कौन चिंता करता है। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि शुरुआत में सबसे पहले यही होता था कि जल हो या जंगल हो या जमीन हो, आदिवासियों का जिसे वनवासी भी कहा जाता है, और क्योंकि उनका कई पीढ़ियों से हजारों सैकड़ों उनकी जो पीढ़ियां हैं उसी जंगल में गुजर गई। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, क्या आधुनिकता के साथ लोग आधुनिक हो रहे हैं, हर चीज डिजिटल हो रही है, लेकिन आदिवासियों के लिए सरकारों ने क्या किया? आरोप प्रत्यारोप पार्टी एक दूसरे पे लगाती हैं, लेकिन आज भी स्थितियां हैं मूलभूत सुविधाओं से 77 साल में भी अगर वो आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल है सभी पार्टियों के लिए और सभी सरकारों के लिए। अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, तस्वीरें बहुत जगह की हैं, आप राजस्थान ले लीजिए, चाहे झारखंड लो, बिहार लो, महाराष्ट्र लो, जहां गुजरात ले लीजिए, जहां आदिवासी रहते हैं, अभी भी बहुत सारी जगह सड़कें नहीं है उनके पास में, प्रॉपर स्कूल नहीं है,
हॉस्पिटल्स की तो बात यह है कि अगर डिलीवरी करानी है तो आप अंदाजा लगाइए कैसे चारपाई में लिटा करके या फिर कंबल में पकड़ करके इस तरह से लेकर के आते हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं अभी भी कई राज्यों की। ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त जब आदिवासी याद आती हैं तो महज बस केवल उनका दोहन किया जाता है वोट के लिए। आंसू पहुंचने में ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट कभी किसी ने नहीं किया, बिल्कुल किया होगा, हर सरकार करती है, लेकिन कोई मॉनिटरिंग करता है जाकर के कि जो बजट आ रहा है वास्तव में उसकी जरूरत कहां पे है? कोई पूछता है? आप लोगों की सभी पार्टियों के बूथ लेवल पर वर्कर्स होते हैं, उसको मजबूत भी करते हैं, मीटिंग सिर्फ उनकी होती है। कभी उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता से कभी किसी पार्टी ने पूछा जाकर के, खासकर आदिवासियों के लिए, कि आपके यहाँ पे क्या स्थिति है, क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों नक्सलवाद में घुस रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की स्थिति क्या है, ये जो तस्वीर अखबारों में छपती हैं इनकी क्या सच्चाई है? कभी किसी ने कोशिश की है किसी पार्टी ने? बिल्कुल योगेंद्र जी, फिर दूर क्यों नहीं होती हैं? आप ऐसे समझिए, ये जो नक्सलवाद है आप देखिए ये कम हुआ है पिछले 10 सालों में। आप घटनाएं जो 10 साल पहले नक्सलवाद की थी, बकायदा अमित शाह जी और उनकी टीम ने ये एक तरीके का पूरी योजनाबद्ध तरीके से आदिवासियों का संरक्षण किया। उनकी उन वंचित जो जगह थी, चाहे उनको घर चाहिए था तो पीएम आवास योजना उनके लिए लाए, करीब 540 करोड़ की तो किस्त दे दी घर के लिए, 1 लाख लोगों के घर बनवाने के लिए। इसी तरीके से पीएम छात्रवृत्ति योजना है आदिवासियों के लिए, कई योजनाएं चलाई कि आदिवासी सर मेरे आप जो अटल जी मैं इस पर सवाल बिल्कुल खड़ा नहीं कर रहा कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपने सुना नहीं पूरा सवाल। हर गवर्नमेंट करती है, बजट भेजती है और बिल्कुल होता है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। बाकायदा डिपार्टमेंट बना हुआ है, मंत्रालय बने हुए हैं, राज्यों में भी और हमारी केंद्र सरकार में भी। मेरा आपने सवाल नहीं सुना। मैं जो कहना चाह रहा हूं, सबसे मजबूत कड़ी किसी भी संगठन की या सरकार के लिए उसका अपनी पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं कहूंगा ब्यूरोक्रेसी से भी ज्यादा मजबूत, अगर उसको वास्तव में ईमानदारी से सुना जाए तो। उस धरातल के कार्यकर्ता को जो बेचारा एक बुजुर्ग की उंगली पकड़ करके वोटिंग बूथ तक लेकर के आता है और वोट डलवाता है, कभी किसी ने पूछा उससे कि वास्तव में तेरे यहाँ पे जब वोट डला करके लेके आया था, क्योंकि अगली बार उसी को फेस करना है, कि वहां पोजीशन क्या है, स्कूल में टीचर है कि नहीं है, पीने के पानी की स्थिति क्या है, पिछली बार जब हम आए तो सड़क पूरी बनी नहीं थी, अभी कैसे कभी पूछा किसी पार्टी ने? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, सुनिए सर, मैं इस वजह से कह रहा हूं, झारखंड की रिपोर्ट, महाराष्ट्र की रिपोर्ट और राजस्थान की रिपोर्ट, दोनों पार्टियों की उन कार्यों जो मैंने पूछा, 6 लोगों से मैंने बात की है, जिनसे पूछा कि आप बूथ पे क्या है, कि साहब हम एजेंट बन के बैठते हैं, किस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं। मैं कहा आपसे कभी पूछते हैं क्या पोजीशन है, बाकायदा साफ कहना था कि साहब उसके बाद में हमारा कोई नहीं पूछने वाला होता है, लेकिन एक ठीक है अभी संगठनों से जुड़े हैं तो इस वजह से मजबूरी में हमें भी काम करना पड़ता है कि लोकतंत्र का उत्सव है, कोई नहीं पूछता। अटल जी आज यहाँ दावे आप कर दें, चाहे राजेंद्र जी कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पीड़ा होनी चाहिए आप लोगों को भी, केवल एक बस ये कहने से मन से नेता भाषण देते हैं, वैसे आप भी चैनल्स पे बोल देंगे, उससे वो तकलीफ दूर नहीं होगी। अगर घाव किसी के है, मैं एक सफेद पट्टी बांध करके उसको ढक दोगे तो उससे बीमारी दूर नहीं हो रही है सर। एक दूसरे को कोसते तो रहो। मेरे को लगता है कि हमें वो हमदर्दी होनी चाहिए और दिल से होनी चाहिए, केवल आरोप लगाने भर से नहीं सर। आदिवासियों की बात कर रहे हैं, पीड़ा की बात है, बिल्कुल पीड़ा की भी बात है। और ये भी सत्य है, आप अगर ये कहते हैं कि अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है तो ये भी गलत है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार बनी, बाबूलाल जी खराड़ी साहब आदिवासी है ना, उनको मंत्री बनाया गया, बकायदा उनसे बोला, उनका एक बजट अलॉटमेंट किया गया, उनसे ज्यादा कौन समझेगा उस क्षेत्र को। सर आप एक काम करना, अटल जी, मैं बाबूलाल खराड़ी के शब्द बतवा देता हूं आपको, जरूर आप इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये तो मौका अपने को बहुत बार मिलेगा, मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे साथ इस मुद्दे पे बैठेंगे। जरूर बाबूलाल खराड़ी जी से पूछना कि मेडिकल रिलीफ के नाम पे उनका जो क्षेत्र, खुद विधायक सालों से जीत करके आ रहे हैं, उनके पोजीशन क्या है, मैं आंखों से देख के आऊं सर। आप लोग तो यहां से बात कर रहे हैं, बाबूलाल खराड़ी के साथ मैंने देखा हुआ है सर, जहां से विधायक हैं। आप अभी कितना टाइम हुआ है, हमने पूरा मंत्रालय दे दिया उनको कि आपको जो डेवलपमेंट करना है करिए। उनको 1200-1250 करोड़ का बजट दिया है इस बार, कि आप आदिवासी कल्याण के लिए ही लगाइए। सर बिल्कुल आपने दिया, पैसा दिया सर। अटल जी वही मैं बात कर रहा हूं, तो अब सर अभी भी नहीं समझ रहे हो आप, दोनों की बात बता रहा हूं, दोनों पार्टी। सुनिए सर, एक बार सुनिए तो सही, एक बार सुनिए तो सही सर। मैं वही कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, हर गवर्नमेंट पैसे देती है, बजट देती है, मंत्रालय बना हुआ है, विभाग बना हुआ है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं। जो आप बात करें वो मैं कह चुका हूं। मैंने जो बात कही आपसे वो आपने सुनी नहीं।
आपके अपने पार्टी के वर्कर्स जो वास्तव में मजबूत जगह से, सर 3 महीने पहले की किस तरह से चारपाई में 10 किलोमीटर दूर ले जाकर के डिलीवरी कराने के लिए लेके जाने, खराड़ी साहब के एरिया से ही। मैं वो नहीं कर रहा, पैसे खर्च नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इतना सा गुजारिश कर रहा हूं, मेरा सुझाव है, बाकी करना तो आप लोगों को, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की हो। सुनिए सर, आप उस एटलीस्ट कुछ जगह पे तो आदिवासी हैं और लोग हैं, वहां जाकर के पता करवाइए, वो आपका जो बूथ पे एजेंट बैठा उससे कि यार वास्तव में डेवलपमेंट की सिचुएशन क्या है। एसी कमरों में बैठे हुए अधिकारियों को या मंत्रियों को आधार मत बनाइए कि हमने सब ये बना दिया। मंत्रालय बनाने से क्या हो रहा है? आज मैं दावे के साथ कहता हूं अगली साल भी अगर स्थितियां वैसी सुधार दो तो मुझे बता देना आप। ये पीड़ा की बात है सर, मैं ये नहीं करा नहीं किया, बजट है। बाबूलाल खराड़ी वाकई वहां की नब्ज को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ये भी मैं कहता हूं। मैंने उस व्यक्ति को साइकिल पर चलते हुए देखा है वहां पे लोगों के। मैं एक बार बाढ़ की स्थिति 6 लोग मर गए थे, मेरे साथ थे वो, और बिल्कुल जिस तरह से एक आम साधारण आदमी की तरह हमारे साथ में जो खड़े हुए थे और जो काम कर रहे थे, मैं तो अभी कहूंगा अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे। मैं तो कह रहा हूं कि वो चाहे बूथ के कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, पूछे उससे कि वास्तव में यार आदिवासी बेल्ट में कुछ करने की जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको सुझाव दे रहा हूं, करना वही है जो सरकारों ने और पार्टियों ने तय कर रखा, लेकिन कोशिश करिए एटलीस्ट आदिवासियों को एजेंडा मत बनाइए कि बहस का या मंचों से भाषण देने का। उनकी धरातल पे जाकर के हकीकत से भी रूबरू होइए। किसी यहाँ जाकर के खाना खा लोगे, खाना किसी दूसरे महाशय के यहाँ से आ रहा है, वो पत्तल में बैठ के खाना खाने से उनकी तकलीफें दूर नहीं हो, उनके साथ रात बिताइए। वास्तव में किस तरह से उस मगरे के अंदर जाकर के वो रात को सो रहे हैं, जंगली जानवरों का कैसे खतरा है, छोटी सी जोत होती है उसके साथ भी क्या परेशानी हो रही है। छोटा सा सोलर का एक बल्ब जब उनके जलता है तो उनके वास्तव में चेहरे पे खुशी होती है, लेकिन उन बल्ब के आगे की जोत भी उनको जगा के दिखाइए। अटल जी, मेरी ये गुजारिश है आप दोनों से। माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।